तुम्हारे साथ ताल्लुक़ तो दोस्ताना था, तुम इसमें रंग सियासत कहाँ से ले आए। ममता बनर्जी के मौजूदा हालात पर एतबार साजिद का ये शेर मौजूद होता है। दिन में कभी भी आप टीवी लगा लीजिए, न्यूज़ चैनल देखिए, हमेशा खबरें टीएमसी के किसी नेता के बागी होने की आजकल चल रही होती हैं। परसों यूसुफ पठान, कल सायोनी घोष, आज कल्याण बनर्जी। जो कल तक पार्टी के लिए जान देने को तैयार थे, आज वो पहचान भी नहीं रहे। ऐसी ही हालत टीएमसी और ममता बनर्जी की हो गई है। लेकिन अब विवाद के केंद्र में एक नाम स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे, पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी। बगावत करने वाला जो भी नेता सामने आ रहा है, गुस्सा अभिषेक बनर्जी पर ही फोड़ रहा है। क्या टीएमसी में मची भगदड़ के पीछे टीएमसी की हार नहीं, अभिषेक बनर्जी के लिए दबा हुआ गुस्सा है? क्या ममता की पार्टी का खेल भतीजे के प्रेम ने बिगाड़ दिया? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे आज। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. तो आज के दिन की बड़ी सुर्खियां भी टीएमसी में मची बगावत की भेंट चढ़ गईं। खासतौर पर कल्याण बनर्जी ने टीएमसी में फैले रायते के ऊपर जो तड़का लगाया, ममता के विरोधी तो चटखारे ही लगाने लगे। लेकिन इन सियासी खबरों के बीच एक और महत्वपूर्ण खबर भी है जो दबनी नहीं चाहिए। ईरान अमेरिका के युद्ध में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। जिस शिप पर ये भारतीय सवार थे, उस पर अमेरिका ने हमला किया था। तीनों मिसिंग बताए जा रहे थे। आज तीनों की दुखद मृत्यु की पुष्टि हो गई। शिप पर पलाव का झंडा लगा हुआ था। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने एमटी सेटेबेलो तेल टैंकर पर इसलिए हमला किया क्योंकि वो ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तीनों मृतकों की पहचान सुरेश पटनाला, आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के तौर पर हुई है। इनकी मौत पर भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका में आपत्ति भी दर्ज कराई है। So we made our position very clear on each of these points, while reiterating how important the lives of our people are, their welfare and safety. Yes, Saurabh, to answer your question, these attacks came from the U.S. Navy that is stationed there. As you would have seen in the various reports, as also in what was clarified through our statements and otherwise from this podium, the 3 ships that have been involved in the incidents are foreign flagged. So one was two of them are Palau flagged, and the third one, which came under attack today, is Guinea flagged. So that is, they are not Indian owned ships, they are all foreign flagged ships. पश्चिम एशिया में दोनों तरफ से दोबारा हमले शुरू होने के बाद से भारतीय नाविक लगातार खतरे में हैं। अमेरिका ने अब तक 3 ऐसे शिप्स पर हमला किया है जिन पर भारतीय सवार थे। तीसरे शिप पर हमले की खबर आज ही आई। हालांकि तीनों ही शिप्स पर भारत का झंडा नहीं था, लेकिन शिप्स पर मौजूद भारतीयों पर खतरा जरूर मंडरा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने बताया कि इस वक्त खाड़ी में लगभग 18,000 भारतीय मौजूद हैं। 3 भारतीयों की मौत और दोबारा से शुरू हुए अमेरिका ईरान युद्ध पर विस्तार से जानकारी के लिए आप हमारा आज का फॉरेन अफेयर्स से जुड़ा डेली शो जो है दुनियादारी, उसको जरूर देखिएगा। अब बड़ी खबर पर लौटते हैं। ये बयान पहले आप सुनिए। बार 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर, खेला होगा, शुरू हुआ ना। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। इधर सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम इसलिए आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्ट्रेस भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। आपको सिर्फ आप ही है, आप अंदर में। Now said, people of this, remember
your attitude towards opposition, you could not fulfill your promise, whatever you made in every field, either in मन की बात or in दिल की बात. मोदी जी का गारंटी है, लेकिन मोदी जी का गारंटी में वारंटी नहीं है साहब. पब्लिक देयर इज नो वारंटी. यह हैं लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी कित कित करके बीजेपी के सांसदों की संख्या गिरवा रहे थे. बनर्जी लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान इस एक्ट को परफॉर्म कर रहे थे तो उनके पीछे एक बेंच छोड़कर कान में हेडफोन लगाए बैठी थी सायोनी घोष. सायनी पर विस्तार से आगे बात करेंगे, बताएंगे कि वो राजनीति की सीढ़ियां कैसे चढ़ीं, पर पहले थोड़ा कल्याण बनर्जी की नाराज़गी को समझ लेते हैं. रिजू दत्ता, उसके बाद ऋतुव्रत बनर्जी और अब कल्याण बनर्जी. एक एक करके पहले प्रवक्ता, फिर विधायक और अब सांसद भी अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर के बगावत कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद से ही टीएमसी में भगदड़ जैसी मची हुई है. कहा गया कि पार्टी के छोटे नेता, प्रवक्ता और पूर्व सांसद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के चिंतित रहे होंगे, इसलिए पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं. लेकिन जब ये लड़ाई पार्टी के अस्तित्व पर आ टिकी तो केंद्र में आ गए ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी. Such an arrogant person. One must understand that if for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it. Everybody is saying this. Everybody is saying, I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata. I said, again I am saying, I am with Mamata. But Mamata has to choose whether Abhishek Banerjee she will keep or she will keep me. That's an ultimatum. Yes. This is, I leave it to her. Her wisdom. I leave it to her wisdom. So this is a dharam sankat for Didi. She has It is, I leave it to her wisdom. हमें चुनिए या अभिषेक बनर्जी को. अब टीएमसी की लड़ाई इस एक लाइन पर ही आ चुकी है. ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले कल्याण बनर्जी ने आज अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया. अंदाज इतना तीखा था जितना 60 विधायक तोड़ने का दावा करने वाले ऋतुव्रत बनर्जी का भी नहीं था. श्रीरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी पेशे से वकील भी हैं. पार्टी विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी ने उनकी ओर से केस कल्याण बनर्जी ही लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें केस से हटा दिया गया तो उनका भी गुस्सा फूट पड़ा. खुल करके मीडिया के सामने अभिषेक बनर्जी को उन्होंने खरी खोटी सुनाई. मीडिया से बात करते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैंने साफ कहा था कि मेरे साथ डस्टबिन जैसा व्यवहार मत करो. मुझे बता दो कि इस मामले में मुझे पेश होना है या नहीं. बाद में मुझे बताया गया कि इस केस की पैरवी अयन भट्टाचार्य करेंगे, इसलिए मैंने खुद को इस मामले से अलग कर लिया. मेरे पास 45 साल की वकालत का अनुभव है. ये वही कल्याण बनर्जी हैं जो टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे तो भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था. उनके सिर पर चोट आई थी. ममता उनसे मिलने भी गई थी, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई थी. ममता का मिलने जाना दिखाता है कि पार्टी में कल्याण बनर्जी का कद क्या था. लेकिन आज कल्याण बनर्जी ने ममता को बुरी तरह फंसा दिया है. हालांकि कल्याण बनर्जी की अभिषेक बनर्जी से नाराज़गी आज की नहीं है. कल्याण ममता से पहले भी अभिषेक की शिकायत कर चुके हैं. लेकिन बाकी के जो और टीएमसी नेता हैं उनकी अभिषेक के खिलाफ नाराज़गी जो वो बयान दे रहे हैं, क्या वो नाराज़गी चुनाव से पहले भी थी या ये चुनाव हारने के बाद पैदा हुई नाराज़गी है? अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पहले से गुस्सा है. उसको एरोगेंसी ऐसा नहीं है, सिर्फ उसका खिलाफ सिर्फ उसका दल में गुस्सा नहीं है, साधारण लोगों का भी गुस्सा है. क्योंकि अभिषेक बनर्जी जैसा मान लो वो उनका डायमंड हार्बर क्षेत्र जो है संसदीय क्षेत्र में जाना चाहते थे तो 1 घंटा पहले से पुलिस रास्ता को रोकवा देता था. ममता बनर्जी जाती थी लेकिन वो 10 मिनट के रोकता है. और अभिषेक बनर्जी हवाई जहाज माने हेलीकॉप्टर से उतरते थे. जैसा क्राउन प्रिंस जो ऋतुव्रत बनर्जी को अभिषेक बनर्जी लेके आया, ऐसा नहीं है दूसरे कोई लेके आया. सायनी घोष को अभिषेक बनर्जी लेके आया. और रिजू दत्त जिसको निकाल दिया गया था, रिजू दत्त कौन है? रिजू दत्त अभिषेक बनर्जी का खास आदमी थे. लेकिन ये लोग अभी बाकी लोग का माफिक बोल भी रहा है. कल्याण बनर्जी जो बोल रहा है, कल्याण बनर्जी का साथ अभिषेक बनर्जी का पुराना झमेला है, आज का नहीं. आज से करीबन 4-5 साल पहले भी कल्याण बनर्जी अभिषेक का खिलाफ बोले थे. और एक्चुअली हुआ था क्या, अभिषेक बनर्जी एक पैरेलल संगठन जो है उसको रन करना शुरू कर दिया. टीएमसी के जो पुराना लोग अभी जो ममता बनर्जी का साथ आप दिखाई देते हैं, चाहे मदन मित्रा हो, चाहे शोभनदेव चटर्जी हो, चाहे सौगत राय हो, इवन द काकोली घोषतीदार
अभिषेक बनर्जी का जन्म कब हुआ? लेकिन जब से आया वो नया पीढ़ी, नया चेहरा का नाम बोल के ऐसे ऐसे लोगों को लेके आया। एक्चुअली अभिषेक बनर्जी का कोई संगठन ऐसा, संगठन का ऊपर में वो था, लेकिन एक वो अपना ऑफिस है कैमाक स्ट्रीट, एक स्ट्रीट है पार्क स्ट्रीट के साथ जुड़ा हुआ, उसमें अभिषेक बनर्जी का एक ऑफिस है, उसको कहते हैं AB ऑफिस, तो अभिषेक बनर्जी ऑफिस। उसमें करीबन 50 से ऊपर कर्मी काम करती है। क्या काम करते हैं नहीं करते, उसका क्या लीव्स एंड बाउंड्स का काम है, क्या काम है, उसका साथ साथ पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी ये लोग दखल अंदाज कर देता है। कौन लोग टीवी पे जाएगा वो भी AB ऑफिस से बोलता है, कौन लोग स्पोक्समैन होगा, किसको किस करना है, कुछ लड़का लड़की है कॉलेज से पास आउट, कुछ इंटर्न है, उसी के ऊपर अभिषेक बनर्जी दल को सौंप दिया था। हालांकि कल्याण बनर्जी ने ये नहीं कहा है कि वो ममता के खिलाफ बगावत करने वाले सांसदों में शामिल हैं, क्योंकि अगर कल्याण बनर्जी उधर जाते हैं तो खेल और दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि बागी सांसदों के गुट की अगुवाई कर रही हैं काकोली घोष, दस्तीदार, और काकोली घोष ने ही कल्याण बनर्जी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख करके हैरेसमेंट की शिकायत दर्ज कराई थी, आपको याद होगा। आज जब कल्याण बनर्जी की नाराजगी सामने आई तो काकोली घोष से संपर्क किया गया। उनके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को चिट्ठी दिया मिसोजिनी और हैरेसमेंट के, तो आपको लगता है कि मैं उनके साथ जाऊंगी? आप सोच समझ के बात कीजिए ना। उनके खिलाफ मेरा जितना भी गुस्सा है, नाराजगी है, कंप्लेन है, उनके खिलाफ है। वैसे काकोली ने आज ये भी दावा कर दिया था कि उनके साथ 19 नहीं 20 सांसद हैं, लेकिन कल जो 19 सांसदों की कथित लिस्ट आई थी, जिसको हमने कल आपको दिखाया भी था, उस पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों ने दावा किया था कि TMC सांसद प्रतिमा मंडल भी बागियों में शामिल हो गई हैं, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि मैं किसी से मिलने दिल्ली नहीं गई हूँ, कोलकाता में ही हूँ। कल वाली लिस्ट में एक और नाम था शत्रुघ्न सिन्हा का भी, उनको भी बागी बता दिया गया था, लेकिन आज तक को दिए गए एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने ये साफ कर दिया है कि वो ममता के साथ ही हैं, कहीं नहीं जा रहे। तथाकथित बागियों के बीच हमारा नाम गया है, वो तमाम अपने ही लोग हैं, अपने ही दोस्त लोग हैं, अपनी विचार से वो लोग गए वहां पे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है। मैंने कोई दस्तखत नहीं किया है, कोई सिग्नेचर नहीं है, मैंने ना हामी भरी है और ना ही, टू बी वेरी फेयर, उनके लिए मैं सच कहूंगा, उनमें से किसी ने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया है। हो सकता है कुछ लोग टेकन फॉर ग्रांटेड समझ के आगे बढ़ गए हों, लेकिन किसी ने हमें कांटेक्ट नहीं किया है। और जिन लोगों ने कांटेक्ट किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रगण हो, चाहे अन्य पार्टी के, अन्य जगह के, मैं उनका भी आभारी हूं। उन्होंने बहुत अच्छे मन से, बहुत मेरा भलाई सोच के उन्होंने कहा होगा, निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया अपनी ओर। लेकिन मैं इस मुसीबत की घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने, जो हमारी नेत्री हैं या नेता हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया था, आज उनकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने 3 लाइन व्हिप अपनी तरफ से इशू कर दिया है, और वो ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ था, और मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहूंगा। तो शत्रुघ्न सिन्हा तो बगावत नहीं कर रहे, लेकिन सायोनी घोष का क्या? सबसे ज़्यादा चर्चा तो उन्हीं के नाम की है। सायोनी की आज कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचने की तस्वीर सामने आई, लेकिन इन तस्वीर से पहले एक खबर भी आई कि कोलकाता लौटने से पहले कल ही सायोनी घोष की मीटिंग भूपेंद्र यादव से, बीजेपी नेता, कैबिनेट मंत्री, हो चुकी थी। इसके बाद अब अगर मगर की गुंजाइश बचती नहीं है ये कहने में कि सायोनी ने भी ममता के खिलाफ बगावत कर दी है। सायोनी की बगावत ममता के लिए तो झटका है ही, अगर ममता TMC को बचा पाती हैं तो सायोनी का जाना पार्टी के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। फरवरी 2021 में जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही थी, तृणमूल कांग्रेस एक नए दौर में प्रवेश कर रही थी। बीजेपी पहली बार बंगाल में ममता बनर्जी के लिए गंभीर चुनौती बनकर के उभरी थी। तब TMC को ऐसे चेहरों की ज़रूरत थी जो युवा मतदाताओं तक पहुंच सकें, और तभी नाम आया सायोनी घोष का। 2021 के विधानसभा चुनाव नज़दीक थे। सायोनी घोष को एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाली थी ममता बनर्जी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया, और कुछ इस तरह एक सफल बांग्ला अभिनेत्री सायोनी घोष बन गई पॉलिटिशियन। 2021 से पहले सायोनी खुद को फुल टाइम एक्टर कहती थी। 2021 में पहला विधानसभा चुनाव वो जीत तो नहीं पाई,
पर 2024 में जब सायोनी घोष सांसद बनी तो उन्होंने कहा, आई सी माई सेल्फ एज अ फुल टाइम पॉलिटिशियन। लेकिन सायोनी को फुल टाइम पॉलिटिशियन बनाने में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की भूमिका भी अहम रही। चुनाव हार गई थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व को लगा कि सायोनी में संगठन को संभालने और युवाओं से जुड़ने की क्षमता है। जून 2021 में उन्हें तृणमूल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। ये पद पहले अभिषेक बनर्जी खुद संभालते थे। यहीं से सायोनी घोष का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। लेकिन सायोनी का विवादों से भी तब से नाता रहा है जब से वो राजनीति में आई हैं। जनवरी 2021 में सायोनी घोष पहली बार सक्रिय राजनीति में कदम रख रही थी। तभी 2015 का एक पुराना पोस्ट वायरल हो गया। महाशिवरात्रि के समय उनके ट्विटर, जिसे अब एक्स कहते हैं, उनके अकाउंट से कार्टून में शिवलिंग के साथ एक आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की गई थी। बवाल मचने के लिए इतना ही काफ़ी था। बीजेपी नेताओं और हिंदू संगठनों ने इसे भगवान शिव का अपमान बताया। सायोनी घोष ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी और बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो कार्टून उन्होंने नहीं बनाया था, मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। लेकिन सायोनी को ज़्यादा पॉपुलर बनाया सार्वजनिक मंचों पर उनके अंदाज ने। सायोनी भाषणों में कविताएं सुनाती थी, गाने भी गाती थी और बंगाली पहचान और सांस्कृतिक गौरव की बात करती थी। जनता को खींचने के लिए सायोनी टीएमसी का फुल पैकेज थी। यही वजह है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में सायोनी को पार्टी ने उन सीटों पर प्रचार करने के लिए भेजा जहां जीत की संभावना कम लग रही थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी सायोनी घोष विवादों में आई। एक सभा में उन्होंने गाना गाया कि एक बार छेड़े दे नौका माझी, जाबो मदीना, अमार हृदय माझे काबा, नया ने मदीना, यानी कि माझी नाव छोड़ दो, मैं मदीना जाऊंगी, मेरे दिल में काबा है और आंखों में मदीना। गाना वायरल हुआ तो सायोनी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप भी लगे। एक और चुनावी रैली में उन्होंने गाना गाया था। गाने के बोल थे, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। लेकिन आज सायोनी घोष ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। ममता को सायोनी की एक और चुनावी सभा याद आ रही होगी जिसमें उन्होंने गीत गाया था कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। बड़ी खबर में इतना ही है, बारी सुर्खियों की। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आज हर उस शख्स को सुननी चाहिए जो अपने घर की महिलाओं से कहते हैं कि तुम घर पर ही रहती हो, दिन भर करती क्या हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गृहिणियां या घर संभालने वाली महिलाएं राष्ट्र निर्माता हैं और देश की प्रगति की राह की बुनियादी नींव हैं। मामला था 2001 में 2 जीपों के बीच हुई सड़क दुर्घटना का, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। विवाद इस बात पर था कि मौत के बाद महिला के परिवार को मुआवजा कितना मिलेगा। दिसंबर 2023 में मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने महिला के परिवार को बीमा के तौर पर 2,42,000 रुपये देने का आदेश दिया था। दिसंबर 2024 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस रकम को बढ़ा करके 7.5% ब्याज के साथ 8.43 लाख रुपए, लगभग 8.5 लाख रुपए कर दिया था। इसके बाद मृतका के परिवार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये रकम बढ़ा करके 62,78,000 रुपए कर दी है। इसी के साथ सड़क हादसों से जुड़े बीमा मुआवजे के मामलों में अदालत ने गृहिणियों की अनुमानित मासिक आय यानी कि नोशनल मंथली इनकम 30,000 रुपये तय कर दी है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अब तय कर दिया है और इसी के आधार पर मुआवजे की रकम तय होती है। तो आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।